हेलो एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड सबीहा। वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टेज टू एक्सीलेंस, जहां पर आपको बीएड से रिलेटेड हर एक वीडियोस मिलेगी। तो इससे पहले हमने किया था एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट 1 ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन, और आज हम करने वाले हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट 2। ओके, सो अगर आपने प्रैक्टिस सेट 1 मिस कर दिया है तो लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हो। तो सेशन शुरू करने से पहले गाइज, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, और हाँ, वीडियो पसंद आता है तो एंड में लाइक जरूर करें। सो बिना टाइम वेस्ट किए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। सो क्वेश्चंस करने से पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहला है नई तालीम। नई तालीम ये कंसेप्ट जो है वो महात्मा गांधी ने दिया है। नई मीन्स न्यू, तालीम एक उर्दू वर्ड है जिसका मतलब है एजुकेशन। सो इसका मतलब क्या हुआ? न्यू एजुकेशन। अब गांधी जी जो थे वो वेस्टर्न एजुकेशन के एकदम अगेंस्ट थे। वो प्रैक्टिकल नॉलेज को ज़्यादा वैल्यू देते थे मोर देन लर्निंग फ्रॉम बुक्स। ओके, सो उन्होंने जो है बुकिश एजुकेशन को फुल्ली रिजेक्ट कर दिया था। उनका मेन फोकस किस पे था? उनका मेन फोकस था बच्चों के स्किल्स को इम्प्रूव करवाना। द प्रिंसिपल आइडिया टू इंस्ट्रक्ट द होल एजुकेशन ऑफ द बॉडी, माइंड एंड सोल थ्रू द हैंडीक्राफ्ट दैट इज टॉट टू द चिल्ड्रन। मतलब नई तालीम का एक जो है प्रिंसिपल आइडिया क्या था कि बच्चों को जो एजुकेशन देना है वो ऐसा देना है कि उनका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी हो, फिजिकल डेवलपमेंट भी हो, और जो है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी हो। और ये डेवलपमेंट कैसे हो सकता है? थ्रू हैंडीक्राफ्ट, ये थ्रू हैंडी वर्क के जरिए हो सकता है। ये डेवलपमेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब बॉडी, माइंड और सोल का कोऑर्डिनेशन होगा तो उनकी लर्निंग भी बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल होगी और बहुत ज़्यादा बेस्ट होगी। तो ये नई तालीम का कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट मेन कॉन्सेप्ट जो है वो है राइट टू एजुकेशन एक्ट, दैट इज आरटीई। राइट टू एजुकेशन मीन्स दैट एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल एंड इट इज द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर दैट इंडिविजुअल्स आर एबल टू एक्सरसाइज देयर राइट। राइट टू एजुकेशन क्या है? ये एक फंडामेंटल राइट है, मतलब ये हक है, ये अधिकार है एक इंडिविजुअल का, एक स्टूडेंट का, एंड इट इज द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर दैट इंडिविजुअल्स आर एबल टू एक्सरसाइज देयर राइट। और ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी जिम्मेदारी है कि हर एक इंडिविजुअल को ये राइट, ये हक मिल रहा है कि नहीं। फंडामेंटल राइट क्या होता है? अगर ये किसी को नहीं मिलता है, ये हक उससे अगर छिन जाता है तो वो जो है कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटा सकता है। ठीक है, अब राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है वो इफेक्ट में आया था 1 अप्रैल 2010 को। ये भी आपको एमसीक्यूज में आ सकता है। क्लियर? अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? मेन ऑब्जेक्टिव आरटीई का कि हर एक स्टूडेंट को क्वालिटी एलिमेंट्री एजुकेशन मिलना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर इकोनॉमिक और कास्ट बैकग्राउंड। अब ये जो आरटीई एक्ट था ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 86th अमेंडमेंट एक्ट में इंसर्ट किया गया था, आर्टिकल 21A में। ये भी आपको एमसीक्यूज में आ सकता है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 86th अमेंडमेंट एक्ट में इसकी बात की गई है, आर्टिकल 21A में। ओके, नेक्स्ट मेन कॉन्सेप्ट है हमारा सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा मतलब सभी के लिए शिक्षा। इट इज़ एन इंडियन गवर्नमेंट प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम है वो क्या है? इंडियन गवर्नमेंट प्रोग्राम है, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से चलाया गया है। एम डैट, इसका मकसद था यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ताकि एलिमेंट्री एजुकेशन को यूनिवर्सल बनाया जा सके। एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब क्लास 1 से क्लास 8 तक के एजुकेशन को यूनिवर्सल बनाया जा सके। इट एम्स टू एजुकेट ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एजेस ऑफ 6 to 14 बाय 2010। 2010 तक हर एक स्टूडेंट को 6 to 14 एजेस में जो आता है उसको एजुकेट किया जा सके, उसको पढ़ाया जा सके। तो ये था सर्व शिक्षा अभियान का एम, और इसका स्पेशल फोकस था गर्ल्स एजुकेशन पे और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स पे। अब जो सर्व शिक्षा अभियान था ये स्टेट गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप करके जो है इम्प्लीमेंट किया गया, सो दैट इंटायर कंट्री को कवर किया जा सके और हर एक स्टूडेंट की नीड्स को, अराउंड 192 मिलियन चिल्ड्रन के नीड्स को एड्रेस किया जा सके। इसलिए ये प्रोग्राम चलाया गया।
सर्व शिक्षा अभियान का मकसद था कि न्यू स्कूल खोलना वो जगह पर जहाँ पर स्कूल्स नहीं हैं, ओके, और जहाँ पर स्कूल है तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारना, वहाँ पर एक्स्ट्रा क्लासरूम, टॉयलेट्स, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ और अदर मेंटेनेंस का ख्याल रखना। और जितनी भी एग्जिस्टिंग स्कूल है अगर उसमें टीचर की स्ट्रेंथ कम है तो वहाँ पे एडिशनल टीचर प्रोवाइड करना और सारे टीचर्स को ट्रेन करना। सो ये सब मकसद था सर्व शिक्षा अभियान का। नेक्स्ट जो हमारा मेन कंसेप्ट है वो है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, दैट इज RMSA। आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है। इट इज़ अ स्कीम लॉन्च्ड इन March 2009 with the vision of making secondary education of good quality available, accessible and affordable to all young person in age group of 14 to 18 years। सो ये स्कीम लॉन्च की गई थी मार्च 2009 में और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि सेकेंडरी एजुकेशन को इन्हांस किया जा सके और उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। अब RMSA को लाने का मकसद ये था कि बच्चे को एलिमेंट्री एजुकेशन तो मिल जाता था, क्लास 1 से 8 तक वो पढ़ लेता था, लेकिन उसके बाद वो एजुकेशन को छोड़ देता था, वो अपनी पढ़ाई को, स्टडीज़ को छोड़ देता था। इसीलिए RMSA को लाया गया ताकि वो अपनी सेकेंडरी एजुकेशन भी कंप्लीट कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर एज ग्रुप क्या है स्टूडेंट्स की, 14 to 18 ईयर्स होना चाहिए और ये सेकेंडरी एजुकेशन के लिए है RMSA। क्लियर। दूसरा मेन एम ये था कि जो इनरोलमेंट रेट था उसको भी इंक्रीज करना था। सेकेंडरी एजुकेशन के जो रेट था 2005 to 6 में वो था कुछ 52.26, तो ये परसेंट को भी इंक्रीज करना था 75% तक। इनरोलमेंट रेट मतलब सेकेंडरी एजुकेशन में कितने स्टूडेंट्स जो है इनरोल करते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो सेकेंडरी एजुकेशन का जो इनरोलमेंट रेट था वो भी बढ़ाना था। 52.26% से 75% तक करना था, इसीलिए ये RMSA को लॉन्च किया गया। सो आई होप आपको चारों कंसेप्ट्स जो है वो क्लियर हुए हो। अब हम चलते हैं अपने MCQs की तरफ। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, व्हेन वाज द कंसेप्ट ऑफ नई तालीम इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। इंडिया में नई तालीम कब इंट्रोड्यूस हुई, ये कंसेप्ट कब आया? 1937 में, 1938 में, 1947 में या 1948 में? तो राइट आंसर है 1937 को नई तालीम जो है इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में। सेकेंड क्वेश्चन इज, नई तालीम फोकसेस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ डैश। नई तालीम किस पे फोकस करता है, किसका डेवलपमेंट पे फोकस करने की बात नई तालीम करता है? ऑप्शंस है माइंड, बॉडी एंड सोल, माइंड, बॉडी एंड आई, बॉडी, ईयर एंड हार्ट, हार्ट, हैंड एंड आई। सो द आंसर इज माइंड, बॉडी एंड सोल। ये कुछ इस तरीके से भी आ सकता है कि नई तालीम फोकसेस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ हेड, हार्ट एंड हैंड। ओके, सो ये कुछ ऑप्शंस बदल के भी आपको दे सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का मतलब सेम ही है। क्यों इस पे फोकस किया गया है, क्यों इसके डेवलपमेंट पे बात की गई है? क्योंकि अगर ये तीनों चीज़ साइमल्टेनियसली इन्वॉल्व होती है तो बच्चे की लर्निंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। सिर्फ रीडिंग और राइटिंग से वो इंटेलेक्चुअली ग्रो नहीं कर सकता है, लेकिन जब ये तीनों चीज़ मिलती है तो उसकी लर्निंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और उसके अंदर जो टैलेंट्स होते हैं, इनेट टैलेंट्स भी उसको शो करने का मौका मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अनदर नेम ऑफ बेसिक एजुकेशन और नई तालीम इज डैश। बेसिक एजुकेशन और नई तालीम का दूसरा नाम इनमें से क्या है? आपके ऑप्शंस है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वर्धा एजुकेशन प्लान, कंपलसरी एजुकेशन या सर्व शिक्षा अभियान। सो आपका राइट आंसर है वर्धा एजुकेशन प्लान। वर्धा एजुकेशन प्लान नई तालीम का दूसरा नाम है। तो नई तालीम का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। और कब दिया था? जब इंडिया को इंडिपेंडेंस भी नहीं मिला था, ब्रिटिश इंडिया में दिया था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which conference was held in Wardha for the purpose of discussing different aspect of the proposed new scheme of education? मतलब न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन के डिफरेंट पार्ट्स या डिफरेंट एस्पेक्ट को डिस्कस करने के लिए वर्धा में जो कॉन्फ्रेंस रखा गया था वो कॉन्फ्रेंस का नाम क्या था? आपके ऑप्शंस रहे ये, एजुकेशन इनोवेशन कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस या इंटरनेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। सो जो कॉन्फ्रेंस रखा गया था उसका नाम था ऑल इंडिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
When and where the ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड? ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस कब और कहाँ रखा गया था? कॉन्फ्रेंस की अगर मैं बात करूँ तो कॉन्फ्रेंस में कौन कौन थे? कुछ ग्रेट एजुकेशनिस्ट थे, कांग्रेस लीडर्स थे, कुछ वर्कर्स थे और एजुकेशन मिनिस्टर्स थे, कुछ 7 स्टेट्स के। तो ये सारे लोगों ने वो कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था। अब ये कॉन्फ्रेंस हुआ कहाँ था? आपके ऑप्शंस रहे ये, राइट ऑप्शंस आपको मुझे बताना है। 22nd and 23rd October 1937, 23rd and 24th October 1937 in Wardha, 22nd and 23rd October 1947 in Wardha, या फिर 23rd and 24th October 1947 in Wardha। सो राइट आंसर है आपका 22 एंड 23 अक्टूबर को 1937 वर्धा में ये कॉन्फ्रेंस रखा गया था। वर्धा में ये रखा गया था कॉन्फ्रेंस, ये आपको याद रखना है। 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसके 10 साल पहले, ठीक है, 1937 में। और डेट क्या थी? 22 और 23 अक्टूबर, 22 एंड 23 अक्टूबर को ये कॉन्फ्रेंस रखा गया था। क्लियर? Now next question is, who was appointed as the chairman of the committee to prepare a detailed education plan and syllabus? मतलब जो कॉन्फ्रेंस थी और जो कॉन्फ्रेंस में लोग थे उन्होंने एक कमेटी अपॉइंट की थी और वो कमेटी में कुछ 9 लोग थे, ठीक है। उनको करना क्या था? उनको एजुकेशन प्लान और सिलेबस को प्रिपेयर करना था। जो भी कॉन्फ्रेंस में रिजोल्यूशन पास हुआ था उस बेसिस पे एजुकेशन प्लान और सिलेबस को जो है प्रिपेयर करना था। तो उस टाइम चेयरमैन कौन थे? आपके ऑप्शंस रहे ये, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, डॉक्टर जाकिर हुसैन या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो कौन था चेयरमैन? अब बहुत सारे लोग महात्मा गांधी टिक करके हो सकता है आ जाए, बट महात्मा गांधी चेयरमैन नहीं थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। सो योर राइट आंसर इज सी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। वैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम में APJ का फुल फॉर्म मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और गूगल मत करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो ये रहा अगला क्वेश्चन। द एज ग्रुप डिसाइडेड टू गेट फ्री यूनिवर्सल एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल बॉयज एंड गर्ल्स इज बिटवीन। मतलब लड़की और लड़के के लिए कौन सा एज ग्रुप डिसाइड हुआ था जिसमें उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना है, देना है? ऑप्शंस रहे ये, 7 to 12 ईयर्स, 7 to 14 ईयर्स, 6 to 12 ईयर्स या 6 to 14 ईयर्स। अब ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे RTE की बात नहीं हुई है, यहाँ पे SSC सर्व शिक्षा अभियान की बात नहीं हुई है और ना ही यहाँ पे RMSC की बात हुई है। यहाँ पे तीनों की बात नहीं हुई है, यहाँ पे नई तालीम की बात हो रही है। तो नई तालीम में 7 to 14 ईयर्स में जो है एज ग्रुप डिसाइड किया गया लड़के और लड़की के लिए कि इनको जो है ये एज ग्रुप वाले लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करना है और उनके लिए कंपलसरी होना चाहिए और फ्री होना चाहिए। 6 to 14 ईयर्स राइट टू एजुकेशन के तहत है, ठीक। Now next question is, नई तालीम is also known as dash means basic education। नई तालीम किसको बोलते हैं जिसका मतलब है बेसिक एजुकेशन? आपके ऑप्शंस रहे ये, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, बुनियादी शिक्षा, कंपलसरी एजुकेशन या सर्व शिक्षा अभियान। अब नई तालीम एक तो न्यू एजुकेशन को बोलते हैं, ओके, एक तो वर्धा एजुकेशन प्लान को बोलते हैं। अब इनमें से किसका मतलब होता है बेसिक एजुकेशन? सो बेसिक मीन्स बुनियादी और बुनियादी शिक्षा मतलब बेसिक एजुकेशन, मतलब बच्चे का एक बेसिक एजुकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी, बुनियादी शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन नई तालीम टीचर्स वर कंसिडर्ड एज डैश। नई तालीम में टीचर को क्या समझा जाता है, क्या कंसिडर किया जाता है? ऑप्शंस रहे ये आपके सामने, फ्रेंड्स, रोल मॉडल्स, सपोर्टर या हीरो। तो इनमें से क्या राइट ऑप्शन है? रोल मॉडल्स, सपोर्टर और फ्रेंड नहीं, ओके। नई तालीम में टीचर्स को रोल मॉडल्स कंसिडर किया जाता है, इसलिए टीचर को बच्चों के सामने सही से खुद को प्रेजेंट करना चाहिए क्योंकि बच्चे ऑब्जर्व कर रहे होते अपने टीचर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ नई तालीम इन 1937 टू अचीव डैश। गांधी जी ने नई तालीम का कंसेप्ट 1937 में दिया क्या चीज़ अचीव करने के लिए? ऑप्शंस रहे ये आपके सामने, ग्राम सेवक, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या ग्राम स्वराज। तो आपका आंसर है ग्राम स्वराज।
सो ग्राम स्वराज को अचीव करने के लिए गांधी जी ने नई तालीम का कॉन्सेप्ट 1937 में इंट्रोड्यूस किया। अब ग्राम मीन्स क्या होता है? ग्राम मतलब होता है विलेज, स्व मीन्स होता है सेल्फ, और राज मीन्स होता है रूल, सेल्फ रूल। मतलब हर एक विलेज सेल्फ रूल करना सीख जाए और इंडिपेंडेंट बन जाए। ठीक है, किसी पर डिपेंडेंट ना रहे, खुद पे ट्रस्ट करना सीखे। हर एक विलेज इंडिपेंडेंट बने, अपने बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ का खुद से प्रोविजन करे, जैसे कि फूड का, क्लोथ्स का, क्लीन वाटर का, एजुकेशन का एंड सो ऑन। सो ये सारी चीज़ों का बंदोबस्त और प्रोविजन वो खुद करे, वो विलेज खुद करे। तो ये मेन अचीव करने के लिए गांधी जी ने ये कंसेप्ट लेकर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीई एक्ट वॉज पास्ड ऑन डैश। राइट टू एजुकेशन एक्ट कब पास हुआ था? ऑप्शंस है 27 अगस्त 2009, 15 अगस्त 2009, 27 जनवरी 2009, 15 जनवरी 2009। तो आरटीई एक्ट लोकसभा और राज्यसभा से पास होकर लॉ बना था 27 अगस्त 2009 को। क्लियर? और जो है ये इफेक्ट में कब आया था? 1 अप्रैल 2010 को। तो ये भी आपको एमसीक्यूज में आ सकता है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट इफेक्ट में कब आया था, मतलब लागू कब से हुआ था? तो 1 अप्रैल 2010 से, और पास कब हुआ था? 27 अगस्त 2009 को। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 21A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21A किससे रिलेटेड है, किस पे बात करता है? ऑप्शंस है related to women and child development, related to the constitution of protection of child rights commission, right to free and compulsory child education, related to the prohibition of child labor। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21A बात करता है, रिलेटेड है राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी चाइल्ड एजुकेशन। ओके, सो दिस इज योर राइट आंसर। और मैं एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे आर्टिकल 21A बात करता है राइट टू लाइफ पर। ओके, तो इसी के अंदर इसी में इंसर्ट किया गया 21A जो है राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी चाइल्ड एजुकेशन। हर एक बच्चे को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन हमें देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये आपके स्क्रीन पर, केबीसी वाली फीलिंग आनी चाहिए। अब यहाँ पर आपको पैसे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ आपके एग्जाम में आपको मार्क्स ज़रूर दे सकता है ये सारे क्वेश्चंस। ओके, सो क्वेश्चन है, व्हेन वाज एजुकेशन डिक्लेयर्ड अ फंडामेंटल राइट। एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट कब डिक्लेयर किया गया था? मतलब ये एक हक है, एक बच्चे का हक है। अगर उसको ये हक नहीं मिलता है, ये चीज़ नहीं मिलती है, तो वो उसके लिए कोर्ट जा सकता है, या अगर कोई ऐसा चीज़ देखता है तो वो उसके लिए कोर्ट जा सकता है। तो ये कब डिक्लेयर हुआ था फंडामेंटल राइट एजुकेशन है? 2002 में, 2009 में, 2010 में या 2011 में? सो 2002 में एजुकेशन को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। It is the responsibility of Dash to provide free and compulsory education to children from 6 to 14 years। 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन फ्री और कंपलसरी प्रोवाइड करना ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी जिम्मेदारी है? आपके ऑप्शंस रहे ये आपके सामने, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट या एजुकेशन कमीशन। अब बहुत सारे लोग देखेंगे कि हमको क्वेश्चन में एजुकेशन की बात किया है तो एजुकेशन कमीशन इसका आंसर आएगा, लेकिन एजुकेशन कमीशन राइट आंसर नहीं है। आपका करेक्ट आंसर है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। दोनों गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाए। अगला क्वेश्चन अब हम देखते हैं, द स्टैंडर्ड ऑफ हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर 5 टीचर्स एंड 1 हेड मास्टर। 5+1, 5 क्या है? टीचर्स है, और हेड मास्टर कितनी है? 1। तो अब आरटीई के अकॉर्डिंगली कितना स्टूडेंट का स्ट्रेंथ होना चाहिए अगर 5 टीचर और 1 हेड मास्टर है? तो आपके ऑप्शंस है 500, 200, मोर देन 200 या मोर देन 150। कितने स्टूडेंट्स होना चाहिए? अब मैं आपको बता दूं, 30 स्टूडेंट्स के लिए एक टीचर तो होनी ही चाहिए। तो अगर एक टीचर 30 स्टूडेंट्स के लिए है तो 5 टीचर कितने स्टूडेंट्स के लिए होंगी? तो करना क्या है आपको, 30 और 5 को कर देना है मल्टीप्लाई। तो 30 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? 150। ओके, सो ऑप्शंस में आपको देखने को मिलेगा 150, मोर देन 150। तो बस यही आपका राइट आंसर है। 150 से थोड़ा ज़्यादा चलेगा बट नॉट मोर देन 200। तो 5 टीचर्स कितने स्टूडेंट्स के लिए होंगी? 150 स्टूडेंट्स के लिए होंगे। ओके, क्लियर?
ऐसा क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में आ सकता है, हो सकता है रेशो बदल दे, लेकिन वहां पे आपको पीपल टीचर रेशो जो है इस तरीके से कैलकुलेट करके फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। So here is the question. The number of working hours per week for teachers in the Right to Education Act 2009 is RTE के तहत टीचर के लिए कितना जो है नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स होना चाहिए। आपके ऑप्शंस है मिनिमम 45 टीचिंग आवर्स, मैक्सिमम 45 टीचिंग आवर्स, मिनिमम 45 टीचिंग आवर्स इंक्लूडिंग प्रिपरेशन आवर्स, या मैक्सिमम 45 टीचिंग आवर्स इंक्लूडिंग प्रिपरेशन आवर्स। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है मिनिमम 45 टीचिंग आवर्स इंक्लूडिंग प्रिपरेशन आवर्स। अब टीचिंग आवर्स क्या होता है? जिसमें टीचर पढ़ा रही है, ठीक है, तो वो है टीचिंग आवर्स। प्रिपरेशन आवर्स क्या है? जिसमें टीचर प्रिपेयर कर रही है कि उसको पढ़ाना क्या है, तो वो है प्रिपरेशन आवर्स। तो ये दोनों को इंक्लूड करके उसका जो है मिनिमम आवर्स कितना होना चाहिए एक टीचर का? 45 टीचिंग एंड प्रिपरेशन आवर्स होना चाहिए पर वीक में, अकॉर्डिंग टू RTE। क्लियर? अगला क्वेश्चन है हमारा, एलिमेंट्री एजुकेशन मेंशनड इन RTE एक्ट मीन्स, राइट टू एजुकेशन एक्ट के द्वारा एलिमेंट्री एजुकेशन कौन से क्लास से शुरू होता है और कौन से क्लास तक को बोला जाता है? क्लास 1 to 5, क्लास 1 to 8, क्लास 6 to 8 या क्लास 1 to 12? तो राइट आंसर है आपका क्लास 1 to 8। क्लास 1 to 8 को बोला जाता है एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, क्योंकि क्लास 1 to 5 होता है लोअर प्राइमरी, क्लास 6 to 8 होता है अपर प्राइमरी, 9th और 10th ग्रेड्स को बोला जाता है सेकेंडरी, और 10th और 12th ग्रेड्स को बोला जाता है हायर सेकेंडरी। आई होप इट्स क्लियर नाउ। Which scheme was launched in March 2009 to improve the quality of secondary school? इनमें से कौन सी स्कीम मार्च 2009 को लॉन्च की गई थी सो दैट सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके, बेस्ट किया जा सके? आपके ऑप्शंस रहे ये RMSA दैट इज राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, सेकेंड इज RTE एक्ट दैट इज राइट टू एजुकेशन एक्ट, थर्ड इज NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, या फिर SSA दैट इज सर्व शिक्षा अभियान। तो आपका राइट आंसर है RMSA दैट इज राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। तो ये स्कीम लॉन्च की गई थी सो दैट सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। ये इंट्रोड्यूस किया था, ये स्कीम इंट्रोड्यूस किया था डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, ओके। और SSA किसके लिए था? एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन के लिए था। और ये इंट्रोड्यूस किया था, ये कंसेप्ट, ये स्कीम लाया था हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने, ओके। Next question is, for universalization of elementary education in India, which one of the following has been used as an intervention? एलिमेंट्री एजुकेशन को यूनिवर्सल बनाने के लिए इनमें से कौन सा एक्शन परफॉर्म किया गया था, कौन सी स्कीम लॉन्च की गई थी? आपके ऑप्शन है सर्व शिक्षा अभियान, SSA, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन दैट इज CCE, नई तालीम और बेसिक एजुकेशन, या फिर RMSA दैट इज राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। मैं बार बार फुल फॉर्म इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको हर एक शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए एलिमेंट्री एजुकेशन होता क्या है क्लास 1 to 8 को, तो इसको यूनिवर्सल बनाने के लिए कौन सी स्कीम यूज की गई थी? तो जो स्कीम यूज की गई थी वो है सर्व शिक्षा अभियान, ये स्कीम यूज की गई थी। सो ये 6 से 14 साल के बच्चों के एजुकेशन के लिए ये स्कीम का यूज किया गया था। तब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, तब ये चीज, ये कंसेप्ट, ये स्कीम लॉन्च की गई थी, सर्व शिक्षा अभियान, मतलब सभी के लिए शिक्षा। अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड SSA इन द ईयर। अब ये SSA सर्व शिक्षा अभियान कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस किया गया था? आपके ऑप्शंस रहे ये 2000 से 2001 के बीच में, या 2001 से 2002, या 2002 से 2003, या 2003 से 2004। तो ये इंट्रोड्यूस किया गया था 2000 to 2001 में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which one of the following is not a goal of UEE? यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का इनमें से कौन सा गोल, कौन सा मकसद नहीं है? UEE क्या है? एक एम है सर्व शिक्षा अभियान का, ओके। SSA का एक एम है UEE। तो इसमें से कौन सा गोल नहीं है? यूनिवर्सल एक्सेस
यूनिवर्सल इनरोलमेंट, यूनिवर्सल रिटेंशन या यूनिवर्सल एफर्ट। तो एक एक करके हम पहले चीज़ों को समझते हैं। यूनिवर्सल एक्सेस क्या होता है? अब सर्व शिक्षा अभियान में ये इसलिए लाया गया है ताकि 6 से 14 साल के बच्चों को जो है फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। अब एरिया में जो भी स्टूडेंट है जो स्कूल नहीं जाते हैं उनको जो है स्कूल तक लाना, ठीक है। तो ये होता है यूनिवर्सल एक्सेस। उसके बाद आ जाता है यूनिवर्सल इनरोलमेंट, उनको इनरोल करना, उनको एडमिशन दिलाना, ठीक है। ऐसे सारे स्टूडेंट्स को लाके उनको एडमिशन दिलाना, तो वो है यूनिवर्सल इनरोलमेंट। यूनिवर्सल रिटेंशन की अगर मैं बात करूं तो यूनिवर्सल रिटेंशन क्या है? अब हमने स्टूडेंट्स को तो स्कूल में लेके आ गए, उनको इनरोल कर लिया, उनको एडमिशन दे दिया। अब ये ना हो कि कुछ स्टूडेंट्स ने 2 to 3 ईयर्स जो है अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू की और उसके बाद छोड़ दी। तो ऐसा ना हो, स्टडी गैप्स ना आए। एटलीस्ट जितना गवर्नमेंट ने जो एज में 6 to 14 ईयर्स वाले लोगों को कंपलसरी किया है, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दिया है, तो इतना स्टूडेंट्स जो है एक ले और उसे जो है बीच में ना छोड़े। तो ये चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है, ये भी यूईई का गोल है। यूनिवर्सल एफर्ट की बात कहीं नहीं हुई है और ये कोई भी गोल नहीं है, तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो टू प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट फॉर एजुकेशन ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड और डिसएडवांटेज्ड गर्ल्स डैश स्कीम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस अंडर एसएसए। सो एसएसए मतलब सर्व शिक्षा अभियान, इसका मकसद तो है कि 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करना, बट इसका मेन फोकस है डिसएडवांटेज्ड गर्ल्स और अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स को जो है थोड़ा एडिशनल सपोर्ट करना। तो किस स्कीम ने उनको सपोर्ट किया है? आपके ऑप्शंस है ईसीसीई, NPEGEL या RMSA या फिर नई तालीम। तो इसका राइट आंसर है NPEGEL, ओके। और इसका फुल फॉर्म है नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। तो ये स्कीम ने जो है सपोर्ट किया है गर्ल चाइल्ड को, डिसएडवांटेज गर्ल्स को और अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स को, मतलब अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन को जो SC या ST कैटेगरी में आते हैं। तो ये स्कीम ने ऐसे लोगों को सपोर्ट किया है SSA में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द SSA, सर्व शिक्षा अभियान से रिलेटेड यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स है, वो आपको बताना है कौन से करेक्ट है। All children in school education guarantee center alternate school back to school camp by 2003, later amended by 2005. All children to complete 5 years of primary schooling by 2007. All children to complete 8 years of elementary schooling by 2010. Bridge all gender and social category gaps at the primary and upper primary stage by 2007. और यूनिवर्सल रिटेंशन बाय 2010। सो ये सारे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं SSA दैट इज सर्व शिक्षा अभियान को लेकर। ये स्टेटमेंट्स में से कौन से स्टेटमेंट्स राइट है या सब राइट है या सब रॉन्ग है, ये आपको बताना है, ओके। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं ए की, ऑल चिल्ड्रन इन स्कूल एजुकेशन गारंटी सेंटर ऑल्टरनेट स्कूल बैक टू स्कूल कैंप बाय 2003। सो आसपास के ऐसे सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने स्कूल एजुकेशन नहीं किया है और जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है, उनको बैक टू स्कूल लाना, ओके, स्कूल की तरफ लाना। कब तक? 2003 तक। 2003 तक ऐसे सारे स्टूडेंट्स को स्कूल की तरफ लेकर आना है। अब ये चीज़ 2003 तक नहीं हो पाई थी, इसीलिए इस चीज़ को बढ़ा दिया गया था और लेटर अमेंडेड बाय 2005 तक इस चीज़ को बढ़ा दिया गया था। सेकेंड इज ऑल चिल्ड्रन टू कंप्लीट 5 years ऑफ प्राइमरी स्कूलिंग बाय 2007। मतलब जितने भी स्टूडेंट्स को लाया गया है स्कूल की तरफ और एडमिशन दिया गया है, उनका जो है प्राइमरी स्कूलिंग 2007 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। प्राइमरी स्कूलिंग मतलब फर्स्ट ग्रेड से 5th ग्रेड तक का, ओके। सो वो 2007 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, ऑल चिल्ड्रन टू कंप्लीट 8 years ऑफ एलिमेंट्री स्कूलिंग बाय 2010। मतलब सारे स्टूडेंट्स के एलिमेंट्री स्कूलिंग 2010 तक कंप्लीट हो जाने चाहिए। अगर उनका प्राइमरी स्कूलिंग 2007 तक होता है, मतलब 5th ग्रेड बच्चा 2007 तक पढ़ा है, तो फिर उसका 8th ग्रेड 2010 तक हो जाना चाहिए। सो 6th, 7th एंड 8th
ग्रेड ये 3 साल 2010 तक उसका हो जाना चाहिए. क्लियर. नाउ नेक्स्ट, ब्रिज ऑल जेंडर एंड सोशल कैटेगरी गैप्स एट द प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्टेज बाय 2007. 2007 तक ये सारे जेंडर और सोशल कैटेगरी गैप्स को रिमूव करना है प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्टेज से. एंड लास्ट इज यूनिवर्सल रिटेंशन बाय 2010. और 2010 तक हर एक स्टूडेंट को स्कूल में लेकर आके एडमिशन देना है और ये भी देखना है कि वो स्टडी गैप्स उनका ना हो, वो 2-3 साल जो है एजुकेशन लेके फिर छोड़ के ना जाए, अपना पूरा एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट करे. ठीक है, तो ये 2010 तक ये चीज़ें हो जानी चाहिए. तो ये सारे स्टेटमेंट्स सर्व शिक्षा अभियान को लेकर सही है. सो ऑप्शन सब देख लेते हैं हम. स्टेटमेंट्स ए, बी, सी एंड डी आर करेक्ट. स्टेटमेंट्स ए, बी, डी एंड ई आर करेक्ट. स्टेटमेंट्स ए, बी, सी एंड ई आर करेक्ट. स्टेटमेंट्स ए, बी, सी, डी एंड ई आर करेक्ट. तो लास्ट ऑप्शन है हमारा, क्योंकि सारे स्टेटमेंट्स एसएसए को लेकर सही है. सो राइट आंसर इज डी. Statements A, B, C, D and E all are correct. Now next question is, the main purpose of launching the scheme RMSA in March 2009 was to, मतलब मेन पर्पस क्या था RMSA को लॉन्च करने का. RMSA स्कीम को मार्च 2009 में लॉन्च करने का मेन मकसद क्या था. आपके ऑप्शंस रहे ये: इम्प्रूव द एक्सेस अवेलेबल एंड क्वालिटी ऑफ सेकेंडरी स्कूल, टू डेवलप द ह्यूमन रिसोर्स अमंग टीचर, या टू प्रिवेंट द पॉसिबिलिटी ऑफ अडल्ट इलिटरेसी, या लास्ट टू यूनिवर्सलाइज एलिमेंट्री एजुकेशन. तो इनमें से कौन सा हमारा आरएमएसए का मकसद था. तो हमने इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करते हुए ये चीज़ पढ़ी है. आरएमएसए में हमारा जो पर्पस था, जो एम था, जो मकसद था, वो ये था कि सेकेंडरी स्कूल के एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए और उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके. सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. टू यूनिवर्सलाइज एलिमेंट्री एजुकेशन, ये एम था एसएसए का, सर्व शिक्षा अभियान का एम था यूनिवर्सलाइज करना एलिमेंट्री एजुकेशन को. ओके, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. द सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री दैट कोऑर्डिनेट आरएमएसए इज डैश. सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री इनमें से कौन सी है जो आरएमएसए को कोऑर्डिनेट करती है. आपके ऑप्शंस रहे ये: डीएचई दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, डीएसईएल दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, एमएचआरडी दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं. तो सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री जो आरएमएसए को कोऑर्डिनेट करती है वो है एमएचआरडी. अब एमएचआरडी के बारे में मैं यहाँ पे थोड़ा कुछ बताना चाहूँगी सो दैट आपको एमएचआरडी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन रहे. सो एमएचआरडी का फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. एमएचआरडी को हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी बोलते हैं. अब इसका काम क्या रहता है? इसका काम रहता है ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करना इंडिया में. ठीक है, अब इसके अंदर 2 मेन डिपार्टमेंट्स होते हैं. फर्स्ट डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी और सेकेंड डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन. अब जो पहला डिपार्टमेंट है वो डील करता है प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन से. ठीक है, एडल्ट एजुकेशन और लिटरेसी से भी डील करता है और उसको इम्प्रूव करता है पहला डिपार्टमेंट. और सेकेंड डिपार्टमेंट किससे डील करता है? यूनिवर्सिटी एजुकेशन से, टेक्निकल एजुकेशन से और स्कॉलरशिप से. सो ये सारी चीज़ों से डील करना और उसको इम्प्रूव करना सेकेंड डिपार्टमेंट का काम होता है. तो ये है एमएचआरडी. सो आई होप इट्स क्लियर नाउ. अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. The guidance for bringing about reforms in the teacher learning process, curriculum, etc. is provided by dash. मतलब जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो चेंजेस लाना होता है और करिकुलम में जो चेंजेस लाना होता है वो चेंज कौन गाइड करता है, कौन सा ग्रुप जो है गाइड करता है. आपके ऑप्शंस रहे ये: TSG दैट इज टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप, SIS दैट इज स्टेट इम्प्लीमेंटेशन सोसाइटीज़, NRG दैट इज नेशनल रिसोर्स ग्रुप, या MHRD दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. MHRD की हमने बात कर ली है तो MHRD नहीं है. जो गाइड करता है ये सब चेंजेस लाने में वो है NRG दैट इज नेशनल रिसोर्स ग्रुप.
ओके, सो एनएचआरजी को जो है कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, आरएमएसए में इनैक्ट किया गया है और ये क्रिटिकल रोल प्ले करता है आरएमएसए प्रोग्राम ने इसको गाइड करने के लिए, सो दैट जो भी ऑब्जेक्टिव्स है वो सेकेंडरी एजुकेशन के कंप्लीट हो सके. सो एनआरजी गाइड करता है ये सारी चीज़ों के लिए. नेशनल रिसोर्स ग्रुप इसका फुल फॉर्म है, आपको याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इंस्टीट्यूशन वॉज सेटअप बाय ईच स्टेट टू प्रोवाइड सपोर्ट अरेंजमेंट्स फॉर बेटर इम्प्लीमेंट ऑफ आरएमएसए. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को बेटर वे में इम्प्लीमेंट करने के लिए इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन सेटअप किया गया हर एक स्टेट में. सो आपके ऑप्शंस रहे ये एनआरजी, एसआईएस, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज. सो राइट आंसर इज स्टेट इम्प्लीमेंटेशन सोसाइटीज़, क्योंकि हर एक स्टेट में इसको लाया जा रहा है, इसको सेटअप किया जा रहा है ताकि आरएमएसए को हम और अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर सके. जो भी अरेंजमेंट्स रिक्वायर्ड है उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं. तो हर एक स्टेट में एसआईएस ग्रुप का, एसआईएस इंस्टीट्यूशन का यूज़ किया गया. अगला क्वेश्चन है हमारा, which group is supported by MHRD, is a constituent of NRG and has a direct reporting relationship with the ministry. कौन सा ऐसा ग्रुप है जो MHRD द्वारा सपोर्ट किया गया है और जो कि एक NRG का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, एंड डायरेक्ट रिपोर्टिंग रिलेशनशिप है मिनिस्ट्री के साथ. डायरेक्ट रिपोर्ट करना होता है मिनिस्ट्री को. ऑप्शन है आपके SIS, TSG, TGS या IEDSS. तो राइट आंसर है आपका टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप, दैट इज TSG. कंफ्यूज नहीं होना है बिटवीन TSG एंड TGS. राइट आंसर क्या है? TSG, टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप. सो जो भी RMSA में टेक्निकल इश्यूज होते हैं और जो भी इश्यूज होते हैं वो TSG रिपोर्ट करता है मिनिस्ट्री को, डायरेक्ट रिपोर्ट करता है. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्लोगन यूज्ड इन द स्कीम ऑफ RMSA इज. RMSA में कौन से स्लोगन का यूज़ किया गया था? पढ़े चलो बढ़े चलो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सब पढ़े सब बढ़े, या पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत. तो RMSA में जो है स्लोगन यूज़ किया गया था पढ़े चलो बढ़े चलो. ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, ये चीज़ याद रखना. Okay, so this is the last question of today's session. The vision of RMSA for availability of secondary school within a reasonable distance considered for any hesitation is within dash. मतलब RMSA के अकॉर्डिंगली, RMSA के विजन के अकॉर्डिंगली जो है सेकेंडरी स्कूल एक बच्चे के घर से, एक बच्चे के रेसिडेंशियल एरिया से कितनी दूरी पर होना चाहिए जहाँ पे वो विदाउट एनी हेजिटेशन जा सके, ट्रैवल कर सके, या ट्रांसपोर्टेशन का उसको ज़्यादा मसला ना हो. आपके ऑप्शंस हैं 4 किलोमीटर्स, 5 किलोमीटर्स, 2 किलोमीटर्स या 3 किलोमीटर्स. सो राइट आंसर है 5 किलोमीटर्स. 5 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए सेकेंडरी स्कूल, और हायर सेकेंडरी स्कूल 7 to 10 किलोमीटर्स. तो ये आपको MCQs में आ सकता है. सेकेंडरी स्कूल कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए? RMSA के विजन के अकॉर्डिंगली 5 किलोमीटर्स पे, और हायर सेकेंडरी स्कूल 7 to 10 किलोमीटर्स. ओके, अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स की जो पेपर में आ सकता है. सबसे पहले RMSA, दैट इज राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जिसका ऑब्जेक्टिव था सेकेंडरी एजुकेशन को इन्हांस करना और उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना. सेकेंड इज MHRD. MHRD क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. इसके अंदर भी दो जो है डिपार्टमेंट्स होते हैं और दोनों डिपार्टमेंट्स का काम क्या होता है? दोनों डिपार्टमेंट्स का काम होता है एजुकेशन को इम्प्रूव करना. क्लियर? थर्ड इज SIS, दैट इज स्टेट इम्प्लीमेंटेशन सोसाइटीज़. ये क्या है? ये हर एक स्टेट में जो है सेटअप किया गया है सो दैट RMSA को बेटर वे से, बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके. फोर्थ इज TSG, दैट इज टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप. ये ग्रुप का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है मिनिस्ट्री के साथ. अगर RMSA में कोई भी इश्यूज आते हैं तो वो मिनिस्ट्री को जो है रिपोर्ट करता है. फिर आ जाता है NRG, दैट इज नेशनल रिसोर्स ग्रुप. अब ये ग्रुप का क्या काम है? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और
करिकुलम में जो भी चेंज करने हों उसको गाइड करता है ये ग्रुप। फिर आ जाता है SSA, दैट इज सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान क्या करता है? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करता है 6 to 14 ईयर्स के स्टूडेंट्स को। जो भी ये एज में आते हैं वो स्टूडेंट्स को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना SSA की जिम्मेदारी है। और इसका मकसद क्या है? यूनिवर्सलाइज करना एलिमेंट्री एजुकेशन को। UEE इसका एम है, इसका मकसद है। सो UEE वाया SSA किया जा सकता है, किया जाता है। NPEGEL क्या है? नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। मतलब ये SSA में डाला गया है ताकि फोकस किया जा सके गर्ल चाइल्ड पर, उसकी एजुकेशन पे। फिर आ जाता है ECCE, मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये आर्टिकल 45 में डाला गया है। DPSP, मतलब DPSP में क्यों डाला गया है? फंडामेंटल राइट नहीं डिक्लेयर की गई है, ये DPSP में आता है। अगर ये बच्चे को नहीं मिलता है तो वो कोर्ट नहीं जा सकता है, और फंडामेंटल राइट में अगर उसको वो चीज़ नहीं मिलती है, एजुकेशन नहीं मिलता है, तो वो कोर्ट जा सकता है। बट DPSP में वो कोर्ट नहीं जा सकता है। इसमें 6 साल के अंदर बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाना आर्टिकल 45 में मेंशन किया गया है। ओके। KGBV की अगर हम बात करें तो है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। ये भी गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन को प्रमोट करता है, और ये भी SSA में जो है इंसर्ट किया गया है। सो ये सारे मेन फुल फॉर्म्स है जो आपको याद रखने हैं, पेपर में आ सकता है। सो गाइस, आज का हमारा सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो आपको क्या करना है? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना है, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा। ओके, सो मिलते हैं हम अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइस।